और 3 खान अगर खड़े होकर सिगरेट गुटखा पान का अगर वो विज्ञापन करते हैं तो हिंदुस्तान का क्या होगा। तो इस बजट में आम जनता को दवाई, घुमाई और पढ़ाई, इन 3 चीजों के ऊपर बेनिफिट मिला। ऐसा सेक्टर है जो हमारी जीडीपी में अराउंड 40 to 45% कंट्रीब्यूट करता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, सारी चीजें। वो टैक्स बिल्कुल हटा दिया गया है, 18% से बिल्कुल जीरो कर दिया गया है। इवन उन जगहों के लिए, उन कमर्शियल इंस्टीट्यूटों के लिए जो इनको मिलाने का काम करते हैं, जो देश के स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसमें जो 18% का टैक्स लगा करता था इंटरमीडिएट को, बिल्कुल जीरो कर दिया गया है। उसमें जो एक्सपोर्ट के इंसेंटिव भी मिलते हैं, इवन यहाँ तक कि रिफंड जो होता है जीएसटी का, वो उन लोगों को उसमें मिलेगा। कि हमारी युवा के पास वो प्रतिभा है, वो क्षमता है, वो मेधा है, जिससे कि वो इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने आप को वो निखार के प्रस्तुत करें कि उनके अंदर क्या कला है, क्या प्रतिभा है। हो गया है अब 4.3, अब फिर 4.1 हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये आजकल हमारे देश में बहुत से युवा है, जैसे युवा के ऊपर इस बार हमारी सरकार ने बहुत युवा कोई आउटसाइड हिंदुस्तान के बाहर जाके कोई कोर्स करना चाहते हैं, और यहाँ पे जो फॉरेन जो हमारे इंस्टीट्यूट्स है, जो उनको कितना पैसा हम बाहर भेज रहे हैं, तो सरकार को पता लगाना होता है कितना पैसा बाहर भेजते हैं, इसलिए वो उस पर टैक्स लगता था। ठीक है। तो वो पढ़ाई महंगी हो जाती थी कि उनकी जो उत्पादकता है वो बढ़े, मंडियों के अंदर सुधार किया गया है और उनकी जो उत्पादकता है उसको सही मूल्य मिले, उसके लिए कार्य किया गया है। पहला एक थोड़ा सा जो युवा लेते हैं वो कोशिश करें कम लें, ना लें तो हो नहीं सकता है। एजुकेशन पे खर्च करूँ, मेडिकल पे करूँ, घूमने फिरने पे करूँ, या अपने घर के रिनोवेशन पे करूँ, कहीं ना कहीं मुझे कॉम्प्रोमाइज करना होता है। अगर मैं घूमने जाता हूँ तो रिनोवेशन नहीं कराऊंगा, अगर बच्चों को शिक्षा पे करता हूँ तो घूमने नहीं जाता हूँ। कैंसर हो गई, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हो गई, उसके लिए जो दवाइयाँ आती हैं उसको सस्ती की जाए ताकि लोगों के जो खर्चे हैं वो ना बढ़े। नमस्ते, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और ग्राउंड मिरर पर आपका खूब स्वागत है। देखिए, बजट 2026 को पेश हुए तकरीबन अब 4 दिन हो चुके हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों को समझने का मौका मिल गया कि बजट आखिरकार है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये शिकायत थी कि भारत जब एक हिंदी बोलने वाला राष्ट्र है तो बजट आखिर अंग्रेजी में क्यों पेश होता है। ऐसे में बहुत सारे हमारे भारत के सीए हैं जिन्होंने इस पर कार्य किया, इसे समझा और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो हमारी टीम ने भी ये सोचा कि भारत के उन बड़े बड़े सीए में से कुछ सीए हम भी चुनकर लाते हैं जो हमारी ऑडियंस को ये समझाने में मदद करेगी कि आखिर बजट 2026 में क्या आम आदमी के लिए नया आया है जो इस बजट को पिछले बजट से अलग बनाता है। साथ ही मेरी कोशिश ये भी रहेगी, क्योंकि मेरे पास ये लिस्ट है जिसमें ऑपोजिशन ने बहुत सारी बातें और दलीलें रखी हैं, तो मैं, आप मेरे पीछे जो ये बड़े बड़े सीए देख रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, कोई जीएसटी एक्सपर्ट है, कोई बड़ी बड़ी चीज़ों में एक्सपर्ट है, तो मैं इनसे जानूंगी कि आखिर ऑपोजिशन की बातों को ये किस तरीके से देखते हैं और इस बार के बजट में आम आदमी के लिए सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट कौन सा था। अच्छा, ये बताइए अंकुश जी कि जो ये बजट आया है इसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइट चीज़ कौन सी है आम लोगों के लिए। देखिए, जब भी गवर्नमेंट का बजट पेश होता है तो उसमें हमेशा मिडिल क्लास को एक्सपेक्ट होती है कि हमें चीज़ें आगे जाके बहुत ही मतलब जैसे हम लास्ट ईयर का बजट देखेंगे तो उसमें स्लैब चेंजेस उन्होंने काफ़ी, इनकम टैक्स का जो था वो जो दायरा उन्होंने 12 लाख कर दिया था। सो ये चीज़ें लॉन्ग रन में आगे जाके आपको इसका असर पड़ता है। बट आप जैसे आप मिडिल क्लास की हम इसमें करेंगे बात, तो जैसे हमने कैपिटल इसमें बूस्ट करने के लिए इस बार सरकार ने काफ़ी हमें स्कीम दिए हुए हैं, इंसेंटिव्स काफ़ी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जैसे आप जीएसटी का ही एक बार मिडिल क्लास के लिए आप देखेंगे तो लास्ट अभी 3 महीने पहले ही, अभी सितंबर 2025 में अगर आप जाए तो सरकार ने एक जीएसटी 2.0 एक लेके करके काउंसिल ने हमारा इंसेंटिव लेके आए थे। आपने सुना भी होगा या हमारे चैनल जो भी हमारे दर्शक है उन्होंने सबने देखा होगा कि हमने काफ़ी रेट्स जो जीएसटी के रेट्स हैं उनको स्लैब को कम करके और काफ़ी किफ़ायती दरों में हमने अपने रेट्स को उपलब्ध कराए थे गवर्नमेंट ने। सो बेसिकली हम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट का ये इंसेंटिव होता है कि मिडिल क्लास को टैकल करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो देश
देश की इकोनॉमी और जीडीपी है वो मिडिल क्लास वाला सेक्टर के ऊपर काफ़ी इसका असर पड़ता है। तो जीएसटी में हमने काफ़ी चेंजेस, जैसे हमने देखा कि 2.0 जो आया था उसमें काफ़ी हमने चेंजेस कर दिए थे। इस बार भी थोड़े से हैं, बट वो रैशनली, मतलब एज कम्पेयर टू 2.0 जो उसमें पर्पोज से उनमें उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया था। जैसे हमारा एक सर्विसेज आती है जी, ये अपना इंटरमीडिएट सर्विस होती है। पहले क्या होता था, उस पर टैक्स लगा करता था। अगर आप इंडिया से किसी को फॉरेन को आउटसाइड सर्विस दे रहे हैं तो उस पर टैक्स लगा करता था। तो उसको हमने काउंसिल 2.0 में जब हम लेके आए थे उस प्रपोजल को, हमारी गवर्नमेंट, इस बार उसको टैक्स फ्री कर दिया गया है और उसको एक्सपोर्ट के अंदर कवर कर दिया गया है। तो ये जो फ्री कर दिया गया है, इससे किस किस को फायदा होगा अंकुश जी? हाँ, देखिए मैडम, मैं बताता हूँ, जैसे आजकल हमारे देश में बहुत से युवा है, जैसे युवा के ऊपर इस बार हमारी सरकार ने बहुत, युवा कोई आउटसाइड हिंदुस्तान के बाहर जाके कोई कोर्स करना चाहते हैं और यहाँ पे जो फॉरेन जो हमारे इंस्टीट्यूट्स है जो उनको उनसे मिलाते हैं, जैसे यहाँ के बच्चे हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को और बाहर की फॉरेन यूनिवर्सिटी है उनसे मिलाने का जो काम करते हैं। पहले उस सर्विसेज के ऊपर टैक्स लिया जाता था एज अंडर दी कवर ऑफ इंटरमीडिएटरी सर्विसेज। तो इस बार क्या किया, जो हमने काउंसिल में जो ये प्रपोज रखा था, इन सर्विसेज को टैक्स फ्री कर दिया और इवन उसको एक्सपोर्ट के उसमें दायरे में लेके गए हैं। उसमें जो एक्सपोर्ट के इंसेंटिव भी मिलते हैं, इवन यहाँ तक कि रिफंड जो होता है जीएसटी का, वो उन लोगों को उसमें मिलेगा। तो इससे क्या होगा, इसका रिजल्ट ये आएगा कि जो स्टूडेंट्स को जो हैवी चार्जेस पेमेंट करनी पड़ती थी इन इंस्टीट्यूटों को, यहाँ पे जो हमारे मीडिएटर थे उनके स्टूडेंट के रेट्स में काफ़ी फर्क आएगा, उनके जो हैवी चार्जेस है वो काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। तो इससे ये होगा कि एजुकेशन, अगर आप बाहर के एजुकेशन लेना चाहते हैं बच्चों में, उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। मतलब छात्रों को एक तरीके से राहत मिलेगी इसमें, जो बाहर जाके शिक्षा ले लेना चाहते हैं हिंदुस्तान से बाहर जाके, उनको राहत मिलेगी। इस वाले जो इंटरमीडिएटरी वाला क्लॉज आया है वो टैक्स बिल्कुल हटा दिया गया है, 18% से बिल्कुल 0 कर दिया गया है। इवन उन जगहों के लिए, उन कमर्शियल इंस्टीट्यूटों के लिए जो इनको मिलाने का काम करते हैं, जो देश के स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उस पर जो 18% का टैक्स लगा करता था इंटरमीडिएटरी को, बिल्कुल 0 कर दिया गया है। इवन उन ऑर्गेनाइजेशन को ये भी दिया गया है कि आप जीएसटी के ऊपर उसको उसमें रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं जो उन्होंने अपने एक्सपेंस के ऊपर जीएसटी दिया होगा। तो ये मेरा मानना ये है कि ये काफी बड़ी राहत मिली है उन ऑर्गेनाइजेशन को जो ऐसा काम करवा रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी जो जीएसटी 2.0 में जो उन्होंने इंसेंटिव लेके आए थे उसको इस बार बजट में इन्होंने प्रपोज कर दिया है। ठीक है, अब मैं दिवाकर जी पहले आपसे प्रश्न करती हूँ, चूंकि ये 9वीं बार निर्मला जी ने अपना बजट पेश किया, तो इसमें आपको क्या मुख्य बड़ी चीजें लगी जो एक आम आदमी के लिए बेनिफिशियरी हो सकती है या बेनिफिट दे रही है आम आदमी को? देखिए, आम आदमी की बात करें तो इसमें जो 2 चीज़ें मैं प्रमुख बिंदु हैं जो मैं रखना चाहूँगा। एक, पहला तो जो एमएसएमई के लिए लेके आए हैं 10,000 करोड़ रुपीज़ का, कि उनके लिए स्पेशल फंड बनाया है, क्योंकि जो एमएसएमई है ये एक बड़ा ऐसा सेक्टर है जो हमारी जीडीपी में अराउंड 40 to 45% कंट्रीब्यूट करता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, सारी चीज़ें। तो एमएसएमई के लिए जो 10,000 करोड़ का ये बजट लेके आए अलग से इन्होंने किया है, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है। उसके अलावा जो टूरिस्ट गाइड को अपस्किल करेंगे, 10,000 टूरिस्ट गाइड, जैसे हमारे इंडिया में कोई विदेशी आते हैं, घूमते टहलते हैं, तो उनको जो गाइड होते हैं, तो एक तो धीरे धीरे आदमी सीख जाता है कि सिखाते सिखाते, और एक होता है गवर्नमेंट उनके लिए डेडिकेटेड एक प्लेटफॉर्म तैयार करेगी कि हाउ यू हैव टू हैंडल योर गेस्ट, कि आप अपने जो अतिथि उनका कैसे सम्मान करेंगे, उनसे कैसे बात करेंगे, उनको किस लैंग्वेज में बात करेंगे। तो 10,000 गाइड्स हैं उनको अपस्किल करने का गवर्नमेंट ने इस बार बजट में लाए हैं, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। वो बड़ी अच्छी चीज़ जी। अच्छा, आपको भी कुछ राय? मैं देखिए, आप बार बार पूछ रही हैं कि आम जनता को क्या मिला। जी, तो इस बजट में आम जनता को दवाई, घुमाई और पढ़ाई, इन 3 चीजों के ऊपर बेनिफिट मिला है। सीए वालों ने राइम भी कर दिया है। दवाई, घुमाई और पढ़ाई। दवाई में देखिए क्या है कि सबसे पहले इस बार बायो फार्मा के ऊपर सरकार ने खर्च करने का निर्णय लिया है, ताकि जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे कि कैंसर हो गया, है ना, कैंसर आज पूरे विश्व के अंदर महामारी बनी हुई है और उसकी दवाइयाँ बहुत महंगी आती है। तो सरकार ने निर्णय लिया है कि इस बजट में कैंसर हो गई, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हो गई, उसके लिए जो दवाइयाँ आती है उसको सस्ती की जाए, ताकि लोगों के जो खर्चे हैं वो ना बढ़े। आपको पता है कि आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस इतना मेडिकल का बढ़ चुका है कि पैसा खर्च करके आदमी गरीब हो जाता है। मोदी जी का एक ही उद्देश्य है कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको मैं कैसे अपने
पैसे से, अपने बजट से उसकी हेल्प कर सकूं, तो आप बायो फार्मा लेके आए हैं, दवाइयाँ सस्ती होंगी और लोगों का जो एक्सपेंडिचर है वो कम होगा। एक बात ये होगी। दूसरा है पढ़ाई। पढ़ाई के क्षेत्र में क्या है कि हिंदुस्तान के जितने भी युवा हैं, जब वो विदेश में पढ़ने जाते थे तो TCS 5% लगता था। TCS क्या होता है राजेश? TCS का मतलब होता है कि जब भी हम कोई पैसा विदेश में भेजते हैं तो गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाती है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। उससे पता चलता है कि कितना पैसा हम बाहर भेज रहे हैं। तो सरकार को पता लगाना होता है कितना पैसा बाहर भेजते हैं, इसलिए वो उस पर टैक्स लगता था। ठीक है। तो वो पढ़ाई महंगी हो जाती थी। तो सरकार ने देखा कि जो यहाँ के युवा हैं बाहर जाकर AI में सर्च करना चाहते हैं, R&D करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में कुछ करना चाहते हैं, तो वहाँ पैसा उनको काफी खर्च करना पड़ता था। तो अब वो 5 से 2% हो गया, तो अब उनकी जेब पे बोझ कम पड़ेगा, सस्ती पढ़ाई होगी और बाहर से वो शिक्षा लेकर आएंगे, तो इससे बहुत अच्छा फायदा होगा मिडिल क्लास फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। हम बच्चों के लिए पढ़ने वाले हैं। ठीक है। दूसरा है घुमाई। घुमाई यानी कि आप कहीं भी घूमने जाना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो टूर ऑपरेटर होता है, जैसे कि आप भी कभी घूमने जाती होंगी, तो टूर ऑपरेटर से कहती होंगी जी मुझे यहाँ घूमने जाना है, तो वो आपसे पैसा चार्ज करते हैं। उसके ऊपर भारी भरकम टैक्स लगता था TCS 5%। अब सरकार ने उसको 2% कर दिया, तो उससे भी कहीं ना कहीं जो आपका पैसा खर्च होता था अब कम होगा, तो घूमने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मिडिल क्लास फैमिली कहीं भी घूम सकती है। तो इस प्रकार से आम जनता के लिए इस सरकार ने बहुत बड़ी राहत दी है, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए और घुमाई के लिए। ये बहुत अच्छी स्कीम है। बहुत अच्छी स्कीम है। अच्छा, युवा, घूमना और दवाई तो एक अपने आप में अलग मुद्दा है, लेकिन एक और बहुत बड़ा मुद्दा है राजेश जी देश का, वो है किसान। किसान के लिए आखिर ऐसा क्या किया है इस बजट 2026 में जो किसान भी खुश होंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हिंदुस्तान के अंदर 60% जो हमारी रोजगार है वो किसानी से ही आती है, लेकिन GDP में इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ 15 से 16% का ही है। और हमेशा से ही जो ये सरकार है, मोदी सरकार है, हमेशा से किसानों के लिए काम करती है। और इस बार भी पिछली बजट से इस बार भी किसानों के लिए कहीं ना कहीं बजट के अंदर लोकेशन बढ़ाया गया है, जिससे कि उनकी जो उत्पादकता है वो बढ़े, मंडियों के अंदर सुधार किया गया है और उनकी जो उत्पादकता है उसको सही मूल्य मिले, उसके लिए कार्य किया गया है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं, क्योंकि इतना ज्यादा लोकेशन नहीं हुआ है किसानों के लिए जितना कि होना चाहिए। जबकि सरकार को पता है कि सबसे ज्यादा जो रोजगार है यहीं से आता है और सबसे ज्यादा जो किसान है वो निर्भर यहीं पे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत कम एलोकेशन हुआ, जिसको बढ़ाने की बहुत ज्यादा गुंजाइश थी यहाँ पे, जो कि नहीं हुआ है। और देखिए कमी है। और देखिए होता क्या है, अगर मैं भी, मेरे घर में भी इनकम आती है महीने के अंदर, मान लीजिए 5 लाख आती है, तो मुझे भी डिसाइड करना पड़ता है कि 5 लाख में कहाँ खर्च करूँ, एजुकेशन पे खर्च करूँ, मेडिकल पे करूँ, घूमने फिरने पे करूँ, या अपने घर के रेनोवेशन पे करूँ। कहीं ना कहीं मुझे कॉम्प्रोमाइज करना होता है। अगर मैं घूमने जाता हूँ तो रिनोवेशन नहीं कराऊंगा, अगर बच्चों को शिक्षा पे करता हूँ तो घूमने नहीं जाता हूँ। तो उस प्रकार से देखिए बजट तो वही है, 53 लाख करोड़ का बजट हो चुका है हिंदुस्तान का। आप देखिए 53 लाख करोड़ का, और इतना बड़ा बजट है, उसमें डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है ताकि देश का ग्रोथ बढ़े। और आप देखिए फिजिकल डेफिसिट हमारा पहले 5% से ऊपर था, आज सरकार ने कहा है कि वह 4.3% होगा और इसको आगे जाके 4.1 करेंगे। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है उधारी। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई पैसा आता है, कोई काम करना है, आपको बाहर से उधार लेना पड़ता है, तो जब आप उधार लेती हैं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन पड़ता है, आपकी साख कम होती है। लेकिन सरकार ने सोचा है कि हमें अपना फिजिकल डेफिसिट कम करना है, जिससे इंटरनेशनल रैंकिंग बढ़ती है, आपके देश की ग्रोथ बढ़ती है। और जब आप कम पैसा लेते हैं तो आने वाले आपकी पीढ़ी है उसको ब्याज भरना पड़ता है, वो नहीं भरेगी। तो फिजिकल डेफिसिट आपका 5% से कम हो गया है, अब 4.3, अब फिर 4.1 हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है। अच्छा, जैसे राजेश जी ने पीढ़ी की भी बात की, और आपने भी सुना होगा कि पहले एक लाइन अक्सर बोला करते थे कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन अब सरकार ने इस चीज को लेकर बजट में एक अलग ही स्पेसिफिकेशन दी है कि इस बार कंटेंट क्रिएशन पर भी बहुत ध्यान देना होगा। तो दिवाकर जी, इस पर आपकी क्या राय है कि जो पीढ़ी, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, जो कंटेंट क्रिएशन पर ध्यान देते हैं, इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं एज अ CA कि ये किस तरीके की पहल है और कितना इसका फायदा हो सकता है? हमारे भारत में क्या होता है, बच्चे पढ़ जाते हैं, 10th करते हैं, 12th करते हैं, BA करते हैं, MA करते हैं, फिर सोचते हैं क्या करें। लेकिन ये जो कंटेंट डेवलपमेंट है जो सरकार ने शुरू किया है कि जो उनके अंदर एक प्रतिभा है वो एज अर्लीस्ट जितना जल्दी उसे उसका निखार कैसे आए, वो उस चीज़ को कैसे ला सकते हैं। तो ये जो इस बजट में आया है ये बड़ी अच्छी है और बड़ा सराहनीय कदम है। बड़ा सराहनीय कदम है।
जी हाँ। हाँ, जैसे कि बहुत अच्छी बात की आपने कंटेंट क्रिएशन की। देखिए, जब हिंदुस्तान के अंदर कंप्यूटर आया था, लोगों को बड़ा डर लगा कि ये कंप्यूटर तो जॉब खा जाएंगी, नौकरी जी, खा जाएंगी, हाँ। है ना। अब एआई आया है, हाँ। लोग सोच रहे हैं नौकरियां खत्म। हाँ। लेकिन देखिए, जब भी कोई नई चीज आती है ना, जी। तो उसके पॉजिटिव चीज होती है, नेगेटिव होती है, सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी। हाँ। तो एआई के आने के साथ साथ देखिए, कंटेंट क्रिएशन एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट। आप भी क्या कर रही है? कंटेंट जी, क्रिएट कर रही है, बिल्कुल, ये कंटेंट ही है। हाँ। और जिस व्यक्ति को स्टोरी बोलना आएगा, अपनी बातों को कहना आएगा, इमोशन जहां पे होंगे, वो मार्केट बहुत बूम करेगी। एआई आ गया है, लेकिन कंटेंट ऐसा चीज है जहां पर कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। और आजकल की जो युवा प्रतिभा है, आप देखिए, इतने बेहतरीन कंटेंट बना रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, घूमने फिरने के ऊपर, सबके ऊपर कंटेंट भरे पड़े हैं। और कंटेंट के द्वारा अपने आप को वो निखार के प्रस्तुत करें कि उनके अंदर क्या कला है, क्या प्रतिभा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को पता है कि हमारी युवा के पास वो प्रतिभा है, वो क्षमता है, वो मेधा है, जिससे कि वो इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इस बजट से आम आदमी को बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इस बजट से बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं मिली। वो लोग हैं जो धूम्रपान करते हैं और जो शराब का सेवन करते हैं, क्योंकि अब सिगरेट्स के जो रेट हैं वो महंगे हो गए हैं और शराब भी महंगी हो गई है। तो इस पर भी छोटी छोटी मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, क्योंकि हमारे देश के सीए हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे, सिगरेट और शराब महंगी हो गई, अच्छी पहल है या कुछ कहीं नुकसान है? अपूर्वा जी, देखिए, मेरा मानना ये है कि जब भी गवर्नमेंट कोई चीज़ में टैरिफ इंक्रीज करती है, जी। तो इनका मेन उद्देश्य उसके पीछे यही है कि किसी चीज़ पर रोक लगाना, प्रतिबंध लगाना। जैसे आपने सिगरेट का एग्जांपल दिया, गवर्नमेंट चाहती है कि ये ऐसी चीज़ें लोग इसका सेवन ना करें, इसलिए उनके टैरिफ उन्होंने काफ़ी बढ़ाए हैं। और जहाँ पे कोई किसी चीज़ को अगर गवर्नमेंट बूस्ट करना चाहती है, जैसे कोई इकॉनमी में, यानी कोई चीज़ को बढ़ावा देना चाहती है, तो उन पर टैरिफ रेट उनके कम भी किए जाते हैं। बट स्पेशल आप जैसे पान मसाला या भी सिगरेट की बात हो रही है, बट मेरा पर्सनली मानना यह है कि इस चीज पे इन्होंने बढ़ा के बहुत अच्छा पहल अच्छी, बिकॉज इसके दो फायदे हैं। एक तो जो हमारे युवा जो इस चीज का सेवन करते हैं उसका कम होगा, और इवन साइड बाय साइड हमारा कलेक्शन बढ़ेगा टैक्स का, टैरिफ बढ़ा के। आपकी क्या राय है दिवाकर जी? पूर्वा जी, जैसे हमारे मित्र भाई अंकुश जी ने कहा, बिल्कुल सही बात कहा कि दो फायदे हैं। पहला, एक थोड़ा सा जो युवा लेते हैं वो कोशिश करें कम लें, ना लें तो हो नहीं सकता है, क्योंकि जिसको लेना है वो तो लेगा, टैरिफ चाहे 40% चाहे 200% हो। और दूसरी चीज, जैसे रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा तो दिस इज गुड स्टेप, वेलकम स्टेप। राजेश जी, आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि जिस हिंदुस्तान के अंदर जहां बॉलीवुड को लोग देखते हैं जी, और 3 खान अगर खड़े होकर सिगरेट, गुटखा, पान का अगर वो विज्ञापन करते हैं, तो हिंदुस्तान का क्या होगा? आप देखिए, अमेरिका, चाइना, रशिया, ये देश क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि इनके आइडियल एलन मस्क है, माइक्रोसॉफ्ट है, बिल गेट्स है। यानी कि हमें अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाना है, हमारी ग्रोथ को बढ़ाना है, इकोनॉमी को बढ़ाना है, वहाँ उनके आइडियल है। और हमारे आइडियल क्या है? खान ब्रदर्स है, जो तम्बाकू बीड़ी का मतलब कि सेवन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि हमें सिगरेट पीकर जो क्या कहते हैं धुएं का छल्ला उड़ाते हैं, उससे कूल नहीं होता आदमी। कूल तब होता है जब वो नई इकोनॉमी खड़ा करता है, नई इंडस्ट्री खड़ा करता है। तो आजकल के युवा इसको समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं एआई के माध्यम से इंडस्ट्री को ग्रोथ कर रहे हैं, स्टार्टअप नई नई आ रहे हैं और नई चीज आ रही है। और सरकार उसको देखते हुए, ताकि हमारे बच्चे उधर ना जाए, इस बार उन्होंने इसके ऊपर टैरिफ बढ़ाया है, टैक्स बढ़ाया है। और सिगरेट, तंबाकू, गुटखा ये महंगे होंगे। बहुत अच्छी पहल है, और अच्छी पहल है तभी कहीं ना कहीं कैंसर की बढ़ावा नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से युवाओं, जो भी मुझे आप सुन रहे हैं, तो कूल होने का मतलब है अपने आप के अंदर क्षमता को बढ़ाना, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना और इस देश के ग्रोथ को बढ़ाना, ना कि धुएं का छल्ला उड़ाना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये मेरे साथ 3 सीए थे, अंकुश जी, दिवाकर जी और राजेश जी। इन्होंने हर उस मुद्दे पर बात की जो इस समय टॉपिक बना हुआ था कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। साथ ही ऑपोजिशन की जो बड़ी दलील थी कि केरला को लेकर बात नहीं हुई, झारखंड में ज़्यादा बात होनी चाहिए थी, इस सेक्टर में उतना ध्यान नहीं दिया, उसमें नहीं दिया, या फिर अगर मैं भाषा के लिए भी बोलूँ, जो बहुत बड़ा एक मुद्दा रहा, उस पर भी मेरी इनसे बात हुई। तो आपको ये बातचीत कैसी लगी, आप वो हमें कमेंट सेक्शन में